अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो इन्फॉर्मर्स की सीरीज़ मुस्लिम इन इंडिया में आज हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ, क्या खिलाफत ने मज़ीद हिंदुस्तान को फ़तह किया, अल जुनैद नामी सालार कौन था, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सन 714 में मोहम्मद बिन कासिम सकफ़ी की माजूली के बाद यजीद बिन कबशा को सिंध का गवर्नर बना दिया गया। यजीद मोहम्मद बिन कासिम की तरह फतूहात तो जारी न रख सका क्योंकि वो इस काबिल ही ना था। 724 में यजीद बिन कबशा को हटाकर अल जुनैद नामी सालार को सिंध का गवर्नर बना दिया गया। अल जुनैद बहादुर और जरई था। इक़्तिदार में आते ही इसने हिंदुस्तान की दीगर रियासतों और सूबों को फतह करने की गर्ज से नई मुहिमात का आगाज़ किया। इन मुहिमात की रूह से पहला हदफ अल-केराज का इलाका था। अल-केराज का हाकिम हिंदू था और इसकी फ़ौज भी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से अल जुनैद ने इस रियासत पर जल्द काबू पा लिया और इसे खिलाफत उमैया में शामिल भी कर दिया। इसके अलावा राजस्थान में एक बहुत बड़ी मुहिम और ज़बरदस्त तरीके से चलाई गई, जिसके नतीजे में जैसलमेर, शुमाली जोधपुर, अल-बेलमान, भलमाला, जोरस और शुमाली गुजरात के इलाके फ़तह हुए। एक और फ़ौज उज्जैन के ख़िलाफ़ भेजी गई, जिसने इस रियासत के अंदर घुस के इसका कुछ हिस्सा तबाह कर दिया। इसके अलावा एक छोटा लश्कर मलेबा भी भेजा गया और इसको बड़ी आसानी से फ़तह कर लिया गया। दोस्तों, उमवियों ने शुमाल की तरफ से भी पंजाब में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कश्मीर में ही वहाँ के हिंदू राजा ने शिकस्त दे दी और पंजाब में दाखिल ना होने दिया। मुतादिद फतूहात के बाद ये मुसलमानों की पहली शिकस्त थी। उमवियों ने इस शिकस्त का बदला लेने की बजाय अपनी मुहिमात जारी रखी और एक लश्कर जनूब की तरफ से रवाना कर दिया। इस लश्कर में बहुत से जदीद हथियार और तजर्बेकार सलार मौजूद थे। इस लश्कर ने जनूब में बहुत से इलाके फ़तह किए, जिनमें कच्छ, अलमंडल, धंज, सूरत और बरूज के इलाके शामिल हैं। इन फ़तह होने वाली रियासतों में बाकायदा इस्लामी हुकूमत नाफिज करने के लिए यहाँ मुसलमान, जो कि खिलाफत के नुमाइंदे थे, उनको हाकिम बनाया गया, मगर तमाम अल जुनैद के मातहत थे। इन कमज़ोर और तबाह होने वाली रियासतों में जैसलमेर, बेमल, चित्तौड़, सिवाड़, कच्छ, सूरत और नंदीपुर के इलाके शामिल हैं। मजमूई तौर पर अल जुनैद ने पूरे गुजरात, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा और मध्य प्रदेश के अहम हिस्सों को फ़तह किया। ये मुकम्मल पैमाना पर हमला था, जिसका मकसद खिलाफत का एक नया सूबा कायम करना था, ताकि खिलाफत को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। 726 में खिलाफत ने अल जुनैद को हटाकर तमीम इब्ने ज़ैद अल उक़बा को सिंध का गवर्नर बना दिया। अगले चंद सालों के दौरान जुनैद ने जो कुछ हासिल किया था वो सब ज़ाया हो गया। बहुत से इलाके दोबारा हिंदुओं के कब्ज़े में आ गए। इससे खिलाफत का बहुत नुकसान हुआ। खलीफा को अब एहसास हुआ कि अल जुनैद को हटाना गलत था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अरब तारीख उमवियों से उन इलाकों के छीने जाने की वजाहत नहीं करती, एक बहाने के तौर पर इतना ज़रूर बता देती है कि बहुत से फ़ौजी जो फ़तह करदा इलाकों में चौकियों पर मौजूद थे वो यमन और शाम के जैसे दूर दराज इलाकों के थे, इसलिए वो चौकियाँ छोड़ गए। बहरहाल ये हकीकत नहीं लगती। लेकिन सन 731 में अल-हिकम इब्ने अवाना अल-कल्बी को सिंध का नया गवर्नर बना दिया गया, जो कि 740 तक अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता रहा। इन चंद सालों में उसने भी बहुत सी फतूहात की और वो भी अल जुनैद की जैसा जरई और बहादुर था। अल-हिकम ने सिंध और कच्छ के अमन को बहाल करने और अल-महफूज़ा और अल-मंसूर में मजबूत किले बनाए। इसके बाद वो हिंदुस्तान की उन रियासतों को फ़तह करने की गर्ज से आगे बढ़ा जो अल जुनैद ने फ़तह की थी। इन जंगों का जिक्र अरबी तारीख में कम ही मिलता है। इन हमलों का अंदाज़ा नंदीपुर के राजा जियाभाड़ चहारम की लिखी गई एक दस्तावेज़ से होता है, जो कि उसने 736 में लिखी थी। राजा जियाभाड़ ने इस दस्तावेज़ में लिखा था कि वो वल्बी के बादशाह की मदद के लिए फ़ौज लेकर गया और एक ताजिक फ़ौज को शिकस्त दी। इसके बाद अरब फ़ौज से मुकाबला हुआ, जिससे शिकस्त हुई। अरब फ़ौज जो कि फ़ातेह थी, जियाभाड़ पर काबिज़ हो गई और गुजरात में नौसारी की तरफ बढ़ने लगी। अरबों का मकसद शायद जनूबी हिंद में दाखिल होना था, ताहम दरियाए माही के जनूब में ताकतवर सल्तनत चलोकीन की थी। वहाँ के राजा अवानी ने हमला आवर अरब फ़ौज को फैसला कुन शिकस्त दी। इस जंग में राष्ट्राकोटा के शहजादे ने एक अहम किरदार अदा किया।
الحکم نے اس کے بعد کچھ عرصہ تو کہیں فوج کشی نہ کی اور اپنی فوج کا نقصان پورا کرنے میں کافی عرصہ گزار دیا۔ سن 737 میں الحکم نے خلافت سے مدد کی اپیل کی کہ کچھ کمک بھیجی جائے، جس کے نتیجے میں خلافت نے صرف 600 آدمی بھیجے، جو کہ حیرت انگیز طور پر بہت ہی چھوٹا لشکر تھا۔ یہاں تک کہ یہ دستہ بھی عراق میں ایک مقامی بغاوت کچلنے میں جذب ہو گیا اور الحکم کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ عرب افواج اب پھر سے کمزور پڑ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہلیوٹ کے شہزادے بپاراول نے ان عربوں کو چتوڑ سے بھی شکست دے کر نکال دیا۔ ایک ہندو مورخ جین پرباندہ نے ایک بادشاہ ناہیدہ کا ذکر کیا ہے اور اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ وہ بیمل کے قریب جالوڑ میں اپنے خاندان کا پہلا حکمران تھا۔ اس نے ایک مسلم فوج سے لڑائی کی اور اسے شکست بھی دے دی۔ اس کے علاوہ ناکٹا میں اور اجین میں بھی عربوں کو شکست ہوئی۔ ان شکستوں سے آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ بہرحال پھر بھی کافی علاقے خلافت میں شامل رہے۔ جو علاقے نکل گئے وہاں علیحدہ علیحدہ ہندو حکومتیں قائم ہو گئیں۔ خلافت نے مزید کوئی جنگ نہیں کی، کیونکہ اتنی شکستوں کے بعد نقصان بھی ابھی تک پورا نہ ہوا۔ وہ مزید خطرہ مول لینے سے ڈر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلے چند سالوں میں خلافت کا اپنا پتہ صاف ہو گیا اور امویوں نے عباسیوں سے شکست کھائی اور عباسیوں نے خلافت عباسیہ کے نام سے ایک نئی خلافت کا آغاز کیا۔ امویوں کا آخری خلیفہ عبد الرحمن اندلس بھاگ نکلا اور وہاں حکمران بنا۔ عباسیوں نے خلافت میں آ کر ہندوستان کی طرف بالکل غور نہ کیا اور یہاں جو علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے وہ بھی ہندوؤں کے پاس چلے گئے۔ چند ایک علاقے بچ گئے جن میں ملتان بھی شامل تھا، کیونکہ وہ صرف نام کی مسلم ریاست تھی۔ وہاں کا مسلمان حکمران ہندو حکمرانوں کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہا تھا اور دین میں بھی طرح طرح کی چیزیں داخل کر دی تھیں، جیسے شراب کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اس نے مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ بنا دیا جسے کرامتی فرقہ کہا جاتا ہے، جو کہ بعد میں محمود غزنوی کے ہاتھوں ختم ہوا۔ بہرحال ہندوستان سے اسلام تو جا چکا تھا اور جو کچھ بچا کچا تھا وہ خالص دین نہیں تھا۔ بہرحال یہ سب خلافت کی لاپرواہی اور سیاست کا نتیجہ ہے۔